नमस्कार दोस्तों। आप तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है कैसे आप अपनी मेडिकल एनजीओ रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ गौरव जी बैठे हैं जो कि इस टॉपिक में एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम्स को स्टैब्लिश किया जाता है। ये गौरव जी से अच्छा कौन बताएगा। तो गौरव जी बताइए थोड़ा सा कि किस तरीके से एक मेडिकल हेल्प एनजीओ हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस माध्यम से करना सबसे बेटर रहेगा। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, जब भी आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ बोलते हैं, जब इंडिया में शुरू करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस या कोई ना कोई कॉज होना जरूरी है। ठीक है। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि हाँ जी किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, तो देखिए, आप सिंपल फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सेक्शन 8 हो, चाहे वो सोसाइटी हो। बट सबसे इजी माध्यम होता है कि हाँ जी आप सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू उसको शुरू करें। तो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू आप इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। एक एनजीओ है जो पहले से ही मेडिकल हेल्थ पहुंचाती है। जैसे जितने भी बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं, जैसे रिक्शे वाले हो गए, या सपोज कोई क्राउड हो गया, या कोई बैगर्स हो गए, जिनको एक तरीके से मेडिकल हेल्प चाहिए होती है रोजमर्रा के अपने जीवन शैली में या किसी तरीके से, तो कई सारी एनजीओज हैं जो इन्हें मेडिकल हेल्प पहुंचाती हैं जहां भी वो होते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ जी हर किसी को हॉस्पिटल ले जाया जाए या कुछ और जगह ले जाया जाए। तो उस तरीके से तो देखो, आप सबसे बढ़िया बेस्ट फॉर्मेट यही है कि आप अपने एक एनजीओ बनाओ। जैसे कि हेमकुंट फाउंडेशन के नाम से सरदार जी कुछ चला रहे हैं दिल्ली में, और काफी बहुत पुराने टाइम से चला रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये मदद करते हैं। और ये बिलो द पॉवर्टी लाइन वालों को ही, जैसे सपोज फर्स्ट एड देना हो गया, या सपोज कोई ऐसी दवाइयां हो गई जो बहुत ज्यादा शुरुआत में जरूरी होती हैं, चोट वोट लग जाती है या कोई ऐसी चीज इंजरी आ जाती है, तो आप भी कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग इस वीडियो को देखते हुए कई लोग ये काम कर रहे हो बट इसको रजिस्टर नहीं कराया होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी जब हम प्रॉपरली उस काम को नहीं करते हैं तो वो प्रॉपरली उस काम का एक आउटकम नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाता, बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, सबसे अच्छा माध्यम थोड़ा बताइए कि क्या रहेगा और क्या क्या लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन चाहिए एक मेडिकल एनजीओ खोलने के लिए, क्योंकि इसमें एक सीएमओ भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि चीफ मेडिकल ऑफिसर की परमिशंस भी रहती हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग प्रोसेस हो गया, साथ साथ सीएमओ परमिशन भी चाहिए। तो थोड़ा उसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, जब भी कोई भी आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं उसका एक स्ट्रक्चर लीगल करना बहुत जरूरी है। अब लीगल स्ट्रक्चर या तो आप उसको सेक्शन 8 कंपनी में बनाए, ट्रस्ट में या सोसाइटी में, मैंने पहले ही बताया आपको। बट अगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से विवरण पूर्वक तरीके से आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं और बहुत ही आसानी से शुरू करना चाहते हैं, तो सेक्शन 8 चुनने के बाद इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर से आप एक तरीके से परमिशन ले सकते हैं। जो भी आपका लोकल बॉडी है उससे आप ले सकते हैं, जिसमें एक सीएमओ आता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। आप अगर बिना उसके भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर आप बहुत बड़ी मेडिकल सर्विसेज नहीं दे सकते। ठीक है कि हाँ जी आप लाइफ सेविंग सर्विसेज दे रहे हैं बिना सीएमओ के या किसी बड़ी मतलब गवर्नमेंटल बॉडी के अथॉरिटी के बिना। तो अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हो कि हाँ जी फर्स्ट एड दे दी, नॉर्मल चीजें दे दी, ठीक है, किसी को जख्म हो गया तो दवाई लगा दी, और मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है कि अगर आप बहुत बड़ी चीजें ना करके शुरुआत छोटी से करें और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करते रहें। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ जी जरूरी है कि हाँ जी सीएमओ की ही ऑर्गेनाइजेशन वैलिडिटी चाहिए या अथॉरिटी चाहिए। वो उन केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी है जिन केसेस में आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, मतलब सपोज छोटी चोट लगी हुई है, किसी को दवाई डाल दी, डेटॉल से साफ कर दिया या कोई ऐसी चीज कर दी, क्योंकि कई गरीबों के पास तो शायद वो बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं होती है, बिल्कुल। और अगर आप वो चीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें भाई दुआएं भी मिलेंगी आपको, और आप किसी का मदद ऐसी चीज पे कर रहे हो जिसपे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि नॉर्मली 90% जो हमारा क्राउड होता है, जो कि मतलब बैगर्स और ये सारे रिक्शे वाले हैं, ये ऑब्वियसली बात है ये ड्रिंक करते हैं, देन कहीं चोट वोट लग जाती है, ठीक है, उसके बाद उनमें मैगट्स फैल जाते हैं। ठीक है, मैंने तो ऐसे जख्म भी देखे हैं जिसमें मैगट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर लीगल रजिस्ट्रेशन इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी। 2 लोग आसानी से सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, घर के फैमिली 2 मेंबर भी बना सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट बेसिक चाहिए होते हैं, केवाईसी चाहिए होते हैं, वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड, और इसके अलावा बैंक सेविंग बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एक बिजली का बिल, और ये सारी चीजों से आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना, आपको छोटी मोटी दवाइयों का ही स्टॉक रखना है और उसके थ्रू काम करना है। और 5-6 लोग अगर आप मिल जाते हैं, ठीक है, 2 डायरेक्टर हो गए जो मेन प्राइमा फेसी डायरेक्टर हो गए, उसके अलावा 5-6 लोगों को आपने जोड़ लिया, और उनके थ्रू जो फंडिंग आप इधर उधर से ले लेते हैं, डोनेशंस ले लेते हैं, ये सारी चीजें ले लेते हैं, तो आप इसे पता नहीं कितने बड़े रूप में ले जा सकते हैं।
और फिर बड़े रूप में ले जाने के लिए आपने बिल्कुल गाइड कर ही दिया था कि हाँ जी सीएमओ परमिशन और ये सारी चीजें ले सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल के फॉर्मेट में इसको शुरू करना चाहते हैं, फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल मेडिकल एनजीओ से हटा के एक हॉस्पिटल में करना चाहते हैं, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल भी आप खोल सकते हो। अच्छा गौरव जी, थोड़ा सा ये बताइए कि सपोज 4-5 डॉक्टर्स मिलके प्लानिंग करते हैं इसको खोलने की, वो खोल भी लेते हैं, तो इसमें फंडिंग का क्या कैसा रहेगा? किस तरीके से लोग फंडिंग लाएंगे? अपनी लगाएंगे, क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करेंगे, डोनेशंस लेंगे, या किस तरीके से इसमें सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा फंडिंग रेज करने के लिए? देखिए, जब भी कोई एनजीओ स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली बात है हर किसी के दिमाग में यही चीज आ रही है, आज तो वो चल जाएगा जो चल रहा है, बट कल अगर आपने उसको एक्सपेंड करना है, उसको ऑपरेशनल कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि खर्चे तो उतने ही हो रहे हैं, अब फंडिंग नहीं आ रही। ठीक है, जितने से आपने शुरू किया चलो वो शुरुआत तो हो गई, बट उसके बाद उसको एक्सपेंड करना, उसको चलाना, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, उसकी दवाइयों की कॉस्ट, उसकी जो पट्टियां हैं, मरहम है, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें घर पे बैठे बैठे तो होंगी नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा कि हाँ जी मेरे को अगर फंडिंग लेनी हो तो फंडिंग, देखिए जब आप फंडिंग ऑब्टेन करने जाते हैं किसी भी फाउंडेशन के फॉर्म में जो सेक्शन 8 कंपनियों बनी हुई होती है, तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अब उस अवेन्यू को आप किस तरीके से चुनते हैं, सबसे पहली चीज तो वो, क्योंकि लोग ये बोलते हैं हाँ जी फंडिंग इजीली अवेलेबल नहीं होती, ऑब्वियसली बात है नहीं होती, बट अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं, 12A80G ले लेते हैं, उसके बाद आप रिबेट के लिए जाते हैं, सब्सिडीज अवेलेबल हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप देखें तो एनजीओ दर्पण अगर आप करवा लेते हो, नीति आयोग करा लेते हो, तो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके अलावा डोनेशंस की मदद तो आपके पास है ही, वो लीगल कर सकते हो आप अपना एक सेक्शन 8 मतलब पूरी एनजीओ का एक करंट अकाउंट अलग से खोल सकते हो, उसी में ही सारी चीजें मंगा सकते हो, गूगल का क्यूआर कोड बना सकते हो, पेटीएम के अकाउंट्स के थ्रू ले सकते हो पैसे। ठीक है, उसके अलावा क्राउड फंडिंग हो गई, आप एक एक करके लोगों से एक ग्रुप बना लिया आपने, उस क्राउड फंडिंग के थ्रू आप ले रहे हैं। आप अगर चलो ठीक है, आप अगर डोनेशंस भी नहीं लेते, फंडिंग नहीं, तो आप दवाइयों का स्टॉक ले सकते हो। ठीक है, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सेस, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेशन जितने भी हैं वो सारे बहुत आसानी से इस चीज को शुरू कर सकते हैं। और कई तरीके की तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी होती हैं आजकल, कई तरीके की गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जो चल रही हैं, और गवर्नमेंट ग्रांट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आप उसकी भी मदद ले सकते हो। बट गवर्नमेंट ग्रांट लेने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए कि आप 12A80G से सशक्त हो, आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में फाउंडेशन में प्रॉपरली बिल्डअप हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेड हो। ठीक है, आप अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हो एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हवाबाजी कर दिया आपने, एक एनजीओ बना दी और उसके बाद सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स पे ही हैं और एक्चुअल में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया गौरव जी। गौरव जी थोड़ा ये बताइए कि एक अब आप पूरी वीडियो का एक जो हम बना रहे हैं उसके थोड़ा सा एक स्टेप वाइज बता दीजिए, किस क्या क्या स्टेप्स हमारे पास बेसिक से लेकर एंड तक क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए और उसको चलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक कॉज पकड़ना है आपने कि आप जो एनजीओ खोल रहे हो उसमें मेडिकल केयर आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, अनडिजर्व और कम्युनिटी किस ऑफ, तरीके की कर रहे हो? हाँ मतलब किसको मदद पहुंचा रहे हो, अनडिजर्व कम्युनिटी जो ह्यूमन है उसको, किसी फॉर्म ऑफ एनिमल को, या किसी और तबके को जिसको आपकी जरूरत है। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक रिसर्च क्रिएट करनी है, कंडक्ट करनी है, डिटरमाइन करना है कि हाँ जी आपकी एक्चुअल नीड्स क्या होने वाली है। आपकी एक पूरी चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए कि हाँ जी आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए जो मैंने बताया वो। उसके अलावा आपको ये भी चीज देखनी है कि हाँ जी आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, किन किन दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है, किस तरीके से जरूरत साथ ही साथ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या लाइसेंसेज हैं, जैसे आपका पॉल्यूशन, फायर सेफ्टी सॉल्यूशन, ये सब भी हॉस्पिटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नक्शा पास कराना, एमसीडी के लाइसेंस, ये सब भी हमको देखने पड़ेंगे। अगर आप, बिल्कुल सही बात बोली आपने, अगर आप शुरुआत में आपने शुरुआत करी मेडिकल हेल्प एनजीओ से और आप उसे कन्वर्ट करके बैठे हुए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में, और आपने सही तरीके से प्रॉपरली लाइसेंस नहीं ले रखे, तो आपके ऊपर उल्टा लीगल पेनल्टीज भी लग सकती हैं। तो ये हम पहले से ही बता दें, हम इसकी जिम्मेदार नहीं है कहीं से कहीं तक। इस पूरे वीडियो में अगर आप उन चीजों को बहुत ही संक्षिप्त विवरण में अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी लीगैलिटीज, बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं अगर आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो। अगर आप हॉस्पिटल नहीं खोलते, सिर्फ एक छोटी सी मेडिकल हेल्प तरीके से कम्युनिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको डिटेल प्लान बनाना होगा कि हाँ जी आपका मिशन, गोल, स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है। आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने बताया सीएमओ वाला या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी आपको कई जगह रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, आपको फंडिंग के लिए प्रॉपर प्लान बनाने पड़ेंगे, मेडिकल रिलेटेड कॉजेज के लिए कि हाँ जी आप डोनेशंस लोगे, क्राउड फंडिंग लोगे, क्या लोगे।
आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, वॉलंटियर्स के साथ आपको अब एक तरीके से पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन किस तरीके से मदद करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि हाँ जी आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है और उसे किस तरीके से आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उसकी टाइम टू टाइम। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो एट द एंड आपकी मेडिकल हेल्प एनजीओ सिर्फ एक दिमागी प्लान बन के रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आपको संक्षिप्त विवरण में मैं यही बोलूंगा कि हाँ जी आप स्टेप बाय स्टेप चले, जिस तरीके से रचित जी ने आपको बोला कि हाँ जी आप स्टेप्स किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं। इसके अलावा आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें अगर नहीं है नटशेल में एक तरीके से सीक्वेंस में, तो आपकी जो एनजीओ है वो सिर्फ एक दिमागी खाका बन के रह जाएगी। और दिमागी पुलाव तो आप कभी भी खा सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में अगर आपको ना कुछ करना है तो पहले रजिस्टर करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अगर आज तक आपने रजिस्टर नहीं कर रखा तो बिजनेस कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है वो आपको खुद नहीं पता होगा। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट से कुछ कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता चलता कि हाँ जी हमने महीने में कितना खर्चा किया, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल। तो करंट अकाउंट एक खुलवाओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, तो सारा इस वीडियो का यही पर्पस है आप लोगों को ये बताना है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बिजनेस करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक एनजीओ भी अगर आप खोलते हैं तो उसको एक स्ट्रक्चर वे में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके अपना एनजीओ को स्टार्ट करिए और बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि समाज में लोगों की, ऐसे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है जो कि इस तरीके की सोच रखते हो, जो कि लोगों को फ्री मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए आज की तारीख में निकल कर बाहर आ रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोविड का टाइम सबने देखा है किस तरीके का वो टाइम था। तो बहुत मेरे को लगता है गौरव जी आपकी वीडियो से बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं आज की तारीख में। तो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और मोटिवेशन बढ़ाइए इसी तरीके से। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।